हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है और उसके आइगन मानों तथा संगत आइगन सदिशों का हमें निर्धारण करना है। अर्थात हमें इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हमें पता करना है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनेक बार पूछा हुआ है दोस्तों। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं। उनकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स इत्यादि पर आधारित अनेक सारे थ्योरम्स हैं और साथ ही साथ हमने अनेक सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और उसके पहले के भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों प्रकार के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाया गया है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एशेलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद एलिमेंट्री मैट्रिक्स, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया दोस्तों। जरूर जरूर देखिएगा आप सारे वीडियोस को, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी हम इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको देखो, आइगन वैल्यूज पता करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होता है और आप सभी को पता होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है। किसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब ये डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा ये कैसे मिलेगा अपने को? तो ये आई क्या है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है दोस्तों। तो ऑब्वियस बात है, जब आप इसको a माइनस लैम्डा जब यहाँ पे लिखोगे तो ये जो विकर्ण है दोस्तों, यहाँ पे बस आपको ये वाले एलिमेंट आपको माइनस लैम्डा कर देना है। तो देखो 6 माइनस लैम्डा माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस लैम्डा माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड कीजिए। तो एक्सपांशन करने के बाद यहाँ पे आपको एक लैम्डा में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न ये उठता है कि सर इसको अपन ऐसे एक्सपांड करेंगे, वो एक्सपांशन तो बहुत ही कठिन होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसमें टर्म्स बनेंगे, फिर आप गुणा करोगे, फिर जा करके आप मतलब बहुत सारा मेहनत लगेगा यहाँ पे दोस्तों। तो सरल तरीका क्या है दोस्तों? एकदम सरल तरीका, ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। एकदम सरल तरीका क्या है? वैसे इस पर अलग से वीडियो भी बनाया जा चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करने का सबसे सरलतम तरीका क्या है, ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स के लिए भी और ऑर्डर 3 वाले मैट्रिक्स के लिए भी। ठीक है, तो जरूर देखिएगा आप उसको। तो उसका सूत्र क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस a11, a22, a33 और इंटू लैम्डा और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये एकदम शॉर्टकट फॉर्मूले दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब ट्रेस ए क्या है? ट्रेस ऑफ ए मतलब ये होता है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है ना, उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है अर्थात मुख्य विकर्ण है, उसके अवयवों का योग, उसी को बोलते हैं ट्रेस। तो 6, 3, 9, 9, 3, 12। ठीक है, तो ट्रेस कितना हो गया दोस्तों? 12। तो ये 12 लैम्डा स्क्वायर, देखो कितना सरल है। ट्रेस मतलब मुख्य विकर्ण वाले अवयवों का योग। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये a11, a22, a33 क्या है दोस्तों? a11 मतलब जो 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको छुपाएंगे, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, a11 जो आपको दिख रहा है इसको छुपाएंगे, क्योंकि 1 1 है मतलब 1 1 पोजीशन को आप छुपा करके जो आपको बचा हुआ दिख रहा है वो डिटरमिनेंट यहाँ लिखो, 3 माइनस 1 माइनस 1 3, और सामने में -1 की पावर, इसकी जो पोजीशन है ना 1 और 1 उसको जोड़ करके लिखते हैं। इस तरीके से कोफैक्टर तैयार होता है दोस्तों। तो -1 के पावर 2, और 2 तो इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए ये वाला धन हो जाएगा। लेकिन ये 3 3 9 और माइनस करके हम इसको गुणा करके लिखते हैं, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा 1। तो 9 में 1 गया 8 हो जाएगा। और ये -1 के पावर अगर ऑड हुआ रहता, अगर ये पावर में ऑड आता तो यहाँ माइनस और होता, तो यहाँ पे माइनस के साथ हमको आंसर मिलता। मतलब इसके इस पे डिपेंड करते हैं कि इसकी पावर में क्या हो रहा है। अगर इवन है तो ओके है, ऑड है तो समझ जाओ इस डिटरमिनेंट से जो भी चीज मिलेगी उसका चिन्ह इसके कारण फिर बदल जाएगा, अगर वो पावर में ऑड होता है तो। परंतु हमारे पास क्या है कि जिन जिन एलिमेंट्स के हमको यहाँ पे कोफैक्टर लिखने हैं, आप देख लो उनकी पोजीशन कुछ ऐसी है
इनको जोड़ने पर अपने को इवन नंबर मिल रहा है। देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 3 6, इस तरीके से। तो ऐसे ही आप देखो a22 भी पता कर सकते हो। तो क्या होगा, -1 के पावर में 2 + 2, ठीक है। अब 2 एलिमेंट को देखो, 2 एलिमेंट में कौन है, 3 है। उस रो और उस कॉलम को भूल करके जो बच गया कौन कौन, 6 2 2 3, 6 2 2 3, तो ये फिर से इवन हो गया, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा। 6 3 18 और 2 दूनी 4, तो 18 में से 4 गया तो 14 बचेगा। अब आप कहेंगे सर, अब यहाँ पे जिन 3 एलिमेंट्स का यहाँ पे आपने कोफैक्टर्स लिखा है, यानी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन के एलिमेंट्स के लिए आपने यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखा है, और पता चल रहा है कि वो ऐसी पोजीशंस हैं जो कि जिनमें ये जो सम है वो इवन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑब्वियस सी बात है कि केवल ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर आप इन पोजीशन वाले एलिमेंट्स के लिए अगर आप माइनस निकालते अर्थात उप सारणिक निकालते तो वो भी इतना ही आता, क्योंकि आप खुद देखे होंगे माइनस और कोफैक्टर्स में से दोनों में फर्क क्या होता है, केवल अल्टरनेट चिन्हों का बस फर्क होता है। और जिन एलिमेंट्स की हम बात करें दोस्तों, उन एलिमेंट्स के लिए माइनर भी आप निकालोगे तो इतना ही आएगा। क्योंकि देखो, अगर ये देखो ये टुकड़ा है ना, ये माइनर है, ये टुकड़ा ये माइनर है, उसमें ये चीज एक्स्ट्रा गुणा होती है तो वो कोफैक्टर बनता है। अब -1 के पावर में इवन है तो ये तो 1 हो गया। इसका मतलब इसमें जो माइनर आ रहा है वही कोफैक्टर आ रहा है, इसके लिए भी जितना माइनर आया वही कोफैक्टर आया, ये टुकड़ा माइनर हो गया। इसलिए आप अपने याद रखने की दृष्टि से ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पर जो अपन ने जिन 3 एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जो कोफैक्टर्स लिखे अपन, उसके जगह अगर आप इनका माइनर लिखते या माइनर के रूप में अगर आप इनको सोचते तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जिन एलिमेंट्स का ये कोफैक्टर लिखा है उन एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स और माइनर्स की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि उनकी वैसी पोजीशन है। -1 के पावर में जो पोजीशन का आप योग करके आप लिखते हो तो वो पावर का योग जो है वो इवन हो जा रहा है, जिससे कि माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसलिए आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। और वैसे ही आप a33 निकालोगे, मतलब ये वाली पोजीशन वाले एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो ये वाला जो है वो आएगा। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि कितना कितना आया, 8 + 14 और प्लस इसका कितना आएगा, 6 3 18 और माइनस करके आप 2 दूनी 4 करोगे तो 18 - 4, तो यहाँ पे भी आपके पास 14 मिलेगा दोस्तों, कुछ इस तरह है ना। और ये लैम्डा हो गया, और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए तुरंत एकदम जल्दी से आप निकाल सकते हो दोस्तों। जल्दी से अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो 6, उसके बाद आप देखो 3 3 9 में 1 गया 8, ठीक है, तो ये इंटू 8 हो गया, ठीक। -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले से इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 3 दूनी -6 +2 हो गया, फिर +2 इसको छुपाओ इसको छुपाओ, तो 2 1 कम 2 होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप अपने तरीके से जैसे आप डिटरमिनेंट का एक्सपांसन करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को आप वैसे ही कीजिएगा दोस्तों, कोई एकदम निश्चित नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट रो के अलोंग मैंने एक्सपांसन किया है, ठीक है। तो चलिए 6 × 48, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये हो जाएगा -4 दूनी -8 और ये आपका -4 दूनी फिर -8, इस तरीके से। तो 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 48 में से 16 जाएगा तो 36 बचेगा। हाँ 32 बचेगा, ठीक है। 48 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 32, तो ये हो जाएगा 32 = 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, λ³ -12 λ² प्लस 14 14 28 28 8 36 36 लैम्डा -32 = 0। अब आपको लगेगा कि सर इसमें भी तो समय लगा है आके, दोस्तों हमने अभी इसको सीखा है, समझा है, जाना है, इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें समय लग रहा है। फिर भी जितना भी समय लगा होगा ये उस समय से तो बहुत कम है कि आप इसको ऐसे एक्सपांड करके, ऐसे एक्सपांसन करके अगर आप इसका डिटरमिनेंट एक्सपांसन करते ना तो उसमें ज्यादा समय लगता है, और इस तरीके से अपन निकाले तो कम समय लगा है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे हमको जो पहला इसका रूट है वो ट्रायल मेथड से ज्ञात करना पड़ेगा। लैम्डा का कोई ऐसा मान या ऐसा वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, और अगर ऐसा वैल्यू हमको मिल जाए तो वो हमारा पहला रूट हो जाएगा। फिर उसकी मदद से हम अन्य 2 रूट्स को, अन्य 2 मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है सर कि ट्रायल मेथड के लिए हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज रख के देखें, तो दोस्तों इसके लिए सरल तरीका क्या है, इसके कांस्टेंट टर्म को देखो,
क्या दिख रहा है 32। उसके बाद उस 32 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं वो सोचो, कौन कौन सी संख्याएं 32 को डिवाइड करती हैं। 1 2 4, ठीक है ना, 4 8 32 होता है, 6 तो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद 8 8 चौक 32 होता है। उसके बाद 16 16 के बाद सीधा 32 स्वयं, ठीक है। तो ये सब आपने देखा कि भाई ये डिवाइड करते हैं, तो उन्हीं उन्हीं संख्याओं को आप ट्रायल के रूप में इस्तेमाल करो, ठीक है। उन्हीं संख्याओं को आप ट्रायल के रूप में इस्तेमाल करो, प्लस को भी और माइनस को भी, दोनों को इस्तेमाल करके देख लो। जैसे 1 को पहले ट्राई कर लो, 1 नहीं तो नहीं जा रहा तो -1 से ट्राई करके देख लो, फिर 2 से ट्राई करके देख लो, 2 से नहीं तो -2 से ट्राई करके देख लो। फिर 32 का और कौन कौन फैक्टर है, 1 2 के बाद 4 है ना भाई, 4 मिला है ना भाई, 1 2 4, तो 4 से ट्राई करके देख लो। फिर 4 से नहीं तो -4 से ट्राई करके देख लो। ऐसे करके आप ना, आपको ऑटोमेटिक एक ना एक वैल्यू पक्का ऐसा मिल जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। चलिए चेक करते हैं, पहले देखो कि 1 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 रख के अगर आप देखेंगे तो 1 और 36 हो जाएगा 37, जबकि ये 32 और 12 हो जाएगा आपका 44। तो मतलब 1 सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है। ऐसे ही मेरे को लगता है कि -1 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फिर अपने को क्या करना चाहिए, तो अपने को फिर यहाँ पे सीधा 2 रख के देखना चाहिए। तो 2 रख के देखते हैं चलो। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। रफ कार्य में देख लो, ये 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का वर्ग 4, 12 चौक 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। यहाँ पे 36 दूनी 72, ठीक, और ये -32। देख लो दोस्तों, 72 और 8 80 होता है, और 48 32 भी 80 होता है। तो 80 - 80 0 हो रहा है, मतलब लैम्डा इक्वल 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब लैम्डा इक्वल 2 इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। इस इक्वेशन का एक रूट है, मतलब हमको एक आइगन वैल्यू मिल गया। अब अन्य दो रूट्स को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो परीक्षण विधि, जिसको अपन ट्रायल मेथड भी कहते हैं, तो स्पष्ट है ट्रायल विधि से, ठीक है, या परीक्षण विधि से या ट्रायल मेथड से स्पष्टतः लैम्डा इज इक्वल टू 2 इस समीकरण का एक मूल है, इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब बचे हुए रूट्स को हम किस तरह से पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे होता है वो, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज क्यों कब कहाँ कैसे लिख रहे हैं। बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए, अब अन्य दो रूट्स, क्योंकि देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो टोटल 3 रूट्स होंगे। एक रूट का पता चल चुका है, जिस रूट का पता चल चुका है ना उस रूट को यहाँ लिखो, ठीक है। जैसे लैम्डा इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको यहाँ लिखेंगे। फिर ऐसे लाइन खींच करके आप ऐसे खींच दीजिए। उसके बाद इस इक्वेशन के आप कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखेंगे। देखो लैम्डा क्यूब के सामने कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 फिर -12 फिर 36 फिर -32 आप यहाँ पे लिखेंगे। 1 -12 36 -32, कुछ इस तरह से आप लिखेंगे दोस्तों। अब देखो आपको क्या करना है, पहला वाला संख्या को 10 का 10 लिख देना है। उसके बाद ये जो लिखा है उसको यहाँ गुणा करना है। 1 गुणित 2 कितना आएगा, 2, यहाँ लिखो। दोनों को जोड़ दो तो -12 + 2 यानी -10। फिर इसको गुणा करो, -10 दूनी -20, फिर दोनों को जोड़ दो तो 36 -20 हो जाएगा -16, ठीक है। -16 नहीं, सॉरी, मतलब 36 -20 मतलब 16, ऐसा, ठीक। चलिए अब बढ़ते आगे। 16 दूनी 32, ठीक है, और -32 + 32 खत्म। और ऑब्वियस सी बात है ये होना ही था, लास्ट वाला आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप उस चीज से, उस संख्या से आप सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं जो कि इस इक्वेशन का ऑलरेडी एक रूट है, ठीक है। तो आप रूट से ही उसका सिंथेटिक डिवीजन करें जो उसका एक रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लास्ट में आपको जो शेष फल है वो यहाँ पे 0 मिलेगा दोस्तों। अब इसको देखो, अब इसकी मदद से आप जो बचा हुआ इक्वेशन है आपका, जो बचा हुआ उसका फैक्टर है वो आप निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखो ये 1 लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट बनेगा, तो सामने में कुछ नहीं मतलब 1 है समझो, ठीक है। ये -10 लैम्डा, देखो ये -10 लैम्डा का कॉफिशिएंट बना, और ये +16, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अब बताओ लैम्डा इज इक्वल टू 2 इस समीकरण का एक रूट है, 2 को उधर पलटाओगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा -2। तो वो जो लैम्डा -2 होगा ना वो इस इक्वेशन का एक फैक्टर हुआ। लैम्डा -2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर हुआ,
और दूसरा फैक्टर आपको ये वाला मिल गया, ताकि दोनों फैक्टर को गुणा करोगे तो देखो लैम्डा की घात 1 और लैम्डा की घात 2 गुणा होंगे तो क्यूबिक इक्वेशन हमको और मिल जाएगा, जो कि तैयार है वो अपने पास मिल जाएगा। और वैसी बात है कि अगर आपने एक फैक्टर पता कर लिया है और उसकी डिग्री 1 है तो बचा हुआ फैक्टर उसकी डिग्री 2 होगा, क्योंकि टोटल डिग्री यहाँ पे 3 है, टोटल पावर 3 है। इसलिए हमको जो यहाँ पे चीज मिली है ना, उससे हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पे प्राप्त किया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर क्यों आप लैम्डा स्क्वायर लिखे, क्योंकि हमको एक घात वाला फैक्टर मिल चुका है, तो अब दो घात वाला फैक्टर बचा है, ताकि दो घात और एक घात, मतलब एक घात और दो घात मिलकर 3 घात हो जाए। तो इसलिए देखो यहाँ पे सामने में कुछ नहीं, मतलब ये 1, देखो यही 1 है, -10 लैम्डा प्लस 16 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका लैम्डा -2 हो गया ये। और फिर क्या होगा दोस्तों, गुणा करने पर 16, जोड़ने घटाने पर 10, 8 तो 10 होता है और 8 दूनी 16 होता है, यानी कि ये टूट जाएगा लैम्डा -8 लैम्डा -2। तो कुल मिला के आपके पास लैम्डा -8 एक बार आया है, लैम्डा -2 लैम्डा -2 दो बार आया है, तो ये कुछ इस तरह होगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अलग अलग 0 बराबर रखोगे तो लैम्डा बराबर 8 और 2 दो बार आया है दोस्तों। ये इसके आइगन वैल्यूज हो गए दोस्तों। ठीक है, दिए हुए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का आपने पता कर लिया, आइगन वैल्यूज मिल गए आपको। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स पता करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 8 के लिए लेकर चलते हैं। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं, अब मान लो आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग ए का आइगन वेक्टर, आइगन सदिश x1 कह देते हैं इसको। ठीक है, फिर इनके लिए निकालेंगे तो उसको x2 कह देंगे। तो चलिए, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, x1 उसको अपन मान लेते हैं x1 x2 x3, कुछ इस तरीके से अपन मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बताइए, आप सभी को पता होगा, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। अभी अपन ने आइगन वेक्टर x1 माना है तो x1 करके अपन यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। और हम लैम्डा इज इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, इसलिए मैं लैम्डा की जगह क्या लिख देता हूँ, 8। ये ऐसा। अब ये a माइनस 8i कैसे प्राप्त करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पर जो a माइनस लैम्डा आई, ठीक है ना, a माइनस लैम्डा आई का जो यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया है, तो ये वास्तव में जो डिटरमिनेंट है, अब यहाँ पे तो हमको ये a माइनस 8i जो है वो तो वास्तव में मैट्रिक्स है। तो उसको, अब इस मैट्रिक्स को कैसे लिखे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो आपको लैम्डा 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 दिख रहा है ना, उसके जगह में आप 8 8 8 रखते जाओ। ठीक है, ये हमने जो बनाया था वो क्या बनाया था, ये क्या था, इस मैट्रिक्स का क्या था, अभिलाक्षणिक समीकरण। जहाँ पे आप लिखेंगे दिए हुए आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण है, निम्नलिखित है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब a माइनस 8i कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, इसी चीज को लिखना है, लेकिन वो डिटरमिनेंट है, हमारे पास अभी मैट्रिक्स की जरूरत है, तो मैट्रिक्स बनाकर लिखेंगे। और जहां जहां लैम्डा दिख रहा है आपको, वहां पे लैम्डा की जगह क्या रखना है, 8 रखना है। तो लैम्डा की जगह 8 रखेंगे दोस्तों, तो वहां पे वो हो जाएगा -2, फिर -2, फिर 2, फिर -2। लैम्डा की जगह 8 रखेंगे तो 3 माइनस 8 -5 -1, 2 -1, फिर लैम्डा की जगह 8 रखोगे आप तो फिर हो जाएगा वो -5। और यहां पर दोस्तों ये x1 है, जिसका मतलब x1 x2 x3, और ये 0 0 0। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स है ना दोस्तों। ठीक, अब आपका काम क्या है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए। अब आपका काम क्या है, इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, एशेलॉन फॉर्म में बदलना है। क्यों बदलना है सर, क्योंकि एशेलॉन फॉर्म में बदलने के पश्चात आप वहां पे देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, अर्थात अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो जितनी अशून्य पंक्तियों की संख्या मिलेगी हमको एशेलॉन रूप में, हम उसी को कह देंगे कि हाँ, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक जो है उतना ही है। उतना ही मतलब कितना ही, जितनी की अशून्य पंक्तियों की संख्या मिलेगी, रैंक मिल जाएगा। नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज यहाँ पे 3 है, x1 x2 x3। ठीक है, फिर अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे चल करके आइगन वेक्टर्स का निर्धारण करेंगे दोस्तों। तो बहुत सरल काम है ये, इस पर
डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का निर्धारण किया हुआ है। वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ये आपको मिल गया ये समझो, तो आप इसलिए उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को तो देखे लेकिन उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अनेक सवालों को समझाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब एशेलन फॉर्म में कैसे बदलेंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमको इनको जीरो करना पड़ेगा, तो R2 इज चेंज बाय R2 माइनस R1 एंड R3 इज चेंज बाय R3। अब यहाँ 2 है, ये -2 है, तो सीधे जोड़ने से हमारा काम चल जाएगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए, बहुत ही सिंपल सरल है, जबरदस्त है। ठीक, चलिए दोस्तों, तो ये काम हम यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा। फर्स्ट रो को तो मैं जस्ट का तस रहने देता हूँ। R2 माइनस R1 कीजिए, -2 खत्म। ठीक है, -5 +2 हो जाएगा -3, -1 -2 हो जाएगा -3। ठीक है, अब R3 + R1 2 - 2 0, -2 -1 -2 हो जाएगा -3, और ये भी हो जाएगा -3, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा x1 x2 x3 0 0 0 ऐसा। अभी भी ये एशेलॉन फॉर्म में नहीं बदला है, क्योंकि थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से ठीक नीचे है, जबकि एशेलॉन फॉर्म क्या बोलता है, हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपनी ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक राइट साइड होनी चाहिए। एशेलॉन फॉर्म को बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया गया, उसका वीडियो भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाएंगे, R3 चेंज बाय R3 माइनस R2, सेम सेम दिख रहा है, कट के खत्म, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 -2 2 0 -3 -3। अब R3 माइनस R2 कीजिए, 0 0 0, x1 x2 x3, ये ऐसा साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एशेलॉन ग्रुप में ये परिवर्तित हो चुका है, जिसमें तीसरा पंक्ति जो है, थर्ड रो जो है वो जीरो रो है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की अगर बात की जाए तो 2 है ना भाई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2, बट नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 3, x1 x2 x3। 3 यहाँ पे अज्ञात राशियों की संख्या है, अज्ञात राशियों की संख्या यहाँ पे 3 है, परंतु गुणांक अवयव की जाति यानी कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अपने को इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस वाला यहाँ पे केस बन रहा है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा वो कितने होते हैं, n-r। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोस्तों मैं इसको मिटा करके लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जब ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपका काम ये वाला हो चुका है, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए अपन फिर आगे काम करेंगे, तो वो 2 अपने को यहीं पे रख करके वो बनाना है, इसलिए मैं इसको रोक लेता हूँ यहाँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर अपन इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करके इक्वेशन के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो -2x1 -2x2। ठीक है, ये रो को इस कॉलम से गुणा कर रहा हूं मैं, और +2x3 बराबर 0। फिर आप देखेंगे -3x2 -3x3 बराबर 0, और तीसरा वाला तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये तो 0 0 0 वाला है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छा हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कितने, तो यहाँ पे देखो आर रैंक कितना मिल रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हम लोग आर बोल रहे हैं। ठीक है, और वो कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अशून्य पंक्तियों की संख्या, एशेलॉन फॉर्म में अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है, तो यहाँ रैंक 2 है, किंतु एन जो है, ठीक है, एन कितना यहाँ पे 3 है ना भाई, एन कितना यहाँ पे 3 है। क्यों, क्योंकि एन कौन होता है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, तो अननोन क्वांटिटीज यहाँ पे 3 है, तो दोनों का फर्क कितना है, दोनों में अंतर कितना है, n माइनस आर इज टू 3 माइनस 2 इज टू 1, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की संख्या यहाँ पे 1 होगी, यानी कि रैखिकता स्वतंत्र आइगन सदिश यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब एक आइगन सदिश यहाँ पे क्या होगा, रैखिकता स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 1। अब वो कैसे मिलेगा, तो यहां से मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज 3 जन है, कौन कौन, x1 x2 x3, बट इक्वेशंस हमारे पास 2 लोग हैं, और उसमें भी यहाँ पे कंसेप्ट आता है पिवोट वेरिएबल और फ्री वेरिएबल का। दोस्तों देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में
जो फर्स्ट, यानी कि आप ये देखिए कि लीडिंग अननोन कौन कौन है। तो देखो लीडिंग अननोन मतलब जो शुरुआत में जो वेरिएबल बैठा है, जैसे यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है क्या जिसमें शुरुआत में x3 दिख रहा है और नहीं दिख रहा है? यहाँ पे जो लीडिंग अननोन दिख रहे हैं ना, उनको बोलते हैं पिवोट वेरिएबल। तो x1 और x2 यहाँ पे क्या है, पिवोट वेरिएबल है। और x3 जो है उसको बोलते हैं फ्री वेरिएबल। तो जो फ्री वेरिएबल होता है ना, उसकी वैल्यू आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। तो x3 यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, x1 x2 पिवोट वेरिएबल है क्योंकि वो लीडिंग अननोन है। दोनों इक्वेशन यहाँ दिख रहे हैं। पहले इक्वेशन में शुरुआत में x1 दिख रहा है, दूसरे इक्वेशन में शुरुआत में x2 दिख रहा है। ठीक है, ये तो उसके गुणांक है। ठीक है, अपन बात करें भी वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर आप x3 को अपने मन से कोई मान दीजिए, कोई नाम, कोई वैल्यू दीजिए। मान लो आप कहते हैं चलो इसको 1 कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 रखिए और x2 का मान निकालिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप x2 का मान कितना निकलेगा बता दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत इजी है। अब इन दोनों की वैल्यू को आप ऊपर रख दो तो x1 का मान मिल जाएगा। देखो हम रख रहे हैं। ठीक है, x2 का मान -1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 बराबर 0। ठीक है, 2 2 4, उधर जाके -4, -2 पलटेगा तो x1 का मान 2 मिलेगा। तो हमको वो आइगन वेक्टर मिल गया दोस्तों, 2 -1 1। ये एक आइगन वेक्टर मिल गया करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल कितना, लैम्डा इक्वल कितने के लिए निकाल रहे थे अपन, 8 के लिए निकाल रहे थे ना, लैम्डा इक्वल 8 के लिए। ये आइगन वेक्टर आपको मिल गया। कहीं पर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक, चलिए, अब ये एक आइगन वेक्टर हमें मिल गया। अब आप कहेंगे सर एक आइगन वेक्टर मिल गया, और भी इसका आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं क्या? इसी आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स के, है ना, इसी आइगन वैल्यू लैम्डा लैम्डा इक्वल 8 के करस्पॉन्डिंग और आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं क्या? दोस्तों इन्फिनिटली मैनी आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। कैसे? देखो, आपको एक आइगन वेक्टर x1 मिल चुका है ना। अब मान लो k कोई स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है, तब k x1 यानी कि k और x1 की वैल्यू क्या है, ये 2 -1 1, ये पूरा कॉलम मैट्रिक्स जो है। ठीक है, आप चाहो तो k को अंदर गुणा करो, 2k -k k। तो अन्य सभी आइगन वेक्टर्स जो है वो आपको यहां से मिल जाएंगे, इस kx1 द्वारा दिए जाएंगे। k की वैल्यू आप जो अपनी इच्छा वो रख दो, k इक्वल 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 4 5, जो रखना है वो रखो, आपको उसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आपको यहां से मिलते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुआ दोस्तों लैम्डा इक्वल 8 के करस्पॉन्डिंग। अब अपन देखते हैं लैम्डा इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे पता करेंगे। चलिए अब वो देखते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो चलिए मैं ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अपन अपन लिखेंगे माना लैम्डा इक्वल 2 के संगत ए का आइगन सदिश, इसको अपन क्या मान लेते दोस्तों, इसको अपन x2 मान ले क्या? ठीक है, चलो x2 मान लेते हैं, और ये होगा x1 x2 x3, इस तरीके से अपन मान लेते हैं। x2 मान लेते हैं, इनका मान अपने को निकालना है। ठीक है दोस्तों, इनका मान अपन निकालेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब फिर से वही वाला जमाएंगे अपन। ठीक है, इतना है करके अपन बोल दिए, अतः बताओ क्या होगा। यहाँ पे a माइनस, जो अपन लिखे थे ना वहां पे क्या लिखे थे, a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह 2i, फिर लिखेंगे अपन x2 बराबर 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 2i, ठीक है ना, तो लैम्डा की जगह आपको 2 नजर आ रहा है, तो जहां जहां लैम्डा है ना, वहां वहां अब आप उसकी जगह 2 रख दोगे। तो क्या मिलेगा बताओ दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 -2 2 -2, यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 रखोगे तो 1 हो जाएगा, -1 2 -1, फिर लैम्डा की जगह आप 2 रखोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये x2 है आपका, x1 x2 x3। फिर से आपका वही काम रहेगा कि इसको आपको क्या करना है दोस्तों, एशेलॉन फॉर्म में बदलना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, चलिए एशेलॉन फॉर्म में अपन इसको बदलते हैं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसका काम हो गया खत्म, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए,
दोस्तों एशेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले तो अपन को क्या करना चाहिए, देखो इन दोनों को जीरो बनाना है। ठीक है, इन दोनों को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम R2 को चलो जीरो कैसे बनाएंगे, यानी कि ये वाले एलिमेंट को जीरो कैसे बनाएंगे। ठीक है, R2 वाला ऑपरेशन अपने को लगाना पड़ेगा। तो R2 इज चेंज बाय R2 प्लस 1/2 R1 कर देते हैं। क्यों बताऊं, क्योंकि देखो -2 तो वो खुद है और ये 4 है, तो 2 का भाग करना पड़ेगा पहले, ताकि वो 4/2 2 बन जाए। फिर -2 + 2 करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये वाला लगाएंगे, और साथ ही साथ R3 इज चेंज बाय R3 माइनस हाफ R1। यहाँ पे +2 लिखा है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे पहले 2 भाग देंगे, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 - 2 खत्म। चलिए, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, यहाँ पे 4 - 2 2। अब चलिए लगाइए, ये हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, हाफ कर रहे हैं मतलब आधा कर रहे हैं, तो ये -2 का आधा -1 और 1 - 1 0। यहाँ पे देखो -1 + 1 0। अरे ये तो खत्म हो गया पूरा। फिर R3 माइनस हाफ R1, अब R3 को चेंज करेंगे, हाफ 0। अब यहाँ पे भी देखो हाफ करेंगे तो -1 -1 -1 0, और यहाँ पे भी 0। अरे वाह, x1 x2 x3 0 0 0। एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है दोस्तों, जिसमें 2 पंक्तियां शून्य दिखाई दे रही हैं, शून्य पंक्ति ये। तो 0 रोज जो है यहाँ पे 2 रोज आर 0 रोज एंड नॉन 0 रोज ओनली 1। ठीक है, अशून्य पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक अशून्य पंक्ति यहाँ पे है, इसलिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक की अगर बात की जाए, आर यहाँ पे रैंक है, तो वो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म उसी को बोलते हैं अपन रैंक। तो यहाँ पे 1 हो गया, जबकि यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज वो तो 3 है ना, तो दोनों का अंतर कितना होगा, n - r बराबर 2 हो गया। तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मिलेंगे, अर्थात 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमको यहाँ पे मिलने वाले दोस्तों। अब वो कैसे मिलेंगे, तो उस बात को देखो, जो बातें हम कह रहे हैं ना वो पूरा आपको थ्योरी के रूप में लिखना है, आप किताब में इसको देख के अच्छे समझ सकते हैं। कहता है यहाँ पे रैखिकता स्वतंत्र हलों की संख्या 2 होगी, यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस 2 हमको मिलेंगे, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमारे पास 2 मिलेंगे, और शेष जो अन्य आइगन वेक्टर्स रहेंगे वो इन 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के बदौलत फिर वो तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप इसको इक्वेशन बना करके लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -2x2 -2x2, फिर हो जाएगा आपका 2x3 = 0। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इक्वेशन हमको मात्र इकलौता एक इक्वेशन मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज 3 है ना भाई, x1 x2 x3 3 अननोन क्वांटिटीज है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो लीडिंग अननोन कौन है, तो यहाँ पे देखो x1 जो है वो आपका लीडिंग अननोन है, तो वो आपका x1 जो है वो हो गया पिवोट वेरिएबल। ठीक है, और फ्री वेरिएबल कौन कौन है, जो लीडिंग अननोन नहीं है वो फ्री वेरिएबल हो गया, तो x2 और x3 यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स हैं, x2 और x3 यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स हैं, और x1 जो है वो पिवोट वेरिएबल है। दोस्तों ये पिवोट वेरिएबल और फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है, आप जरूर देखिएगा पिछले वीडियोस को। तो चलिए, तो दोस्तों जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वो रख सकते हो। तो यहाँ पर x2 और x3 की वैल्यू जो इच्छा आपकी वो रख लो। तो सुविधा की दृष्टि से चलिए मैं ऐसा करता हूँ, एक समय में एक को 0 और एक को नॉन 0 ऐसा कुछ रख लेता हूँ। जैसे x2 को 0 रख लिया ना, x3 की वैल्यू आप कुछ भी चुन सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 और 2 दिख रहा है, तो मुझे अगर 2 चुनूंगा तो मुझे कोई सरल वैल्यू, मतलब ऐसा कोई आपको चुन लेना है कि आपका ऐसा कोई बटे बटे वाला कोई कंजट मत मिले, सिंपल सिंपल वैल्यूज आ जाए तो बढ़िया से बन जाए। तो चलो x3 इक्वल में 2 चुन लेता हूँ, तो उससे क्या होगा आप रख के देख लो। यहाँ पे x2 को आपने 0 चुना तो 0 चुनने से खत्म, और यहाँ x3 को आपने 2 चुना तो x3 2 2 जब 4 4 4 कट जाएगा, तो x1 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। आप रख के देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइगन वेक्टर मिल गया दोस्तों, x1 का मान 1, फिर x2 का मान, फिर x3 का मान, इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही आप ऐसा कोई दूसरा चुनाव कर लो। चलो अब की बार मैं क्या करता हूँ, अब की बार मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि x2 को 2 चुन लेता हूँ और x3 को 0 चुन लेता हूँ। ठीक है, चलो आप अब ये रख के देख लो। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब आप x2 को 2 चुनोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा,
ठीक है, और ये x3 तो 0 हो गया, 4 उधर जाके पलटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक लगता है मुझे। सबसे पहले आप देखो x2 को 0 चुनोगे तो 0 जाएगा, x3 को 2, 2 2 जो 4, 4 इधर आके -4 होगा, देन कट के आपको -1 मिलेगा दोस्तों, तो ये -1 होगा। ठीक है, वो मेरे को अचानक इसलिए पता चला क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 2 2 जब 4 उधर जाके ये -4 उधर जाके +4 होगा, अब x1 का मान आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये -1 है ना दोस्तों, ये वाला -1 है। तो अब जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 2 0, इस तरह। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। चलिए अब देखो, ये दो आइगन वेक्टर्स आपको मिल गए, ये दोनों आइगन वेक्टर्स किसके करस्पॉन्डिंग है, λ/2 के करस्पॉन्डिंग दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिले हैं। चलो इसमें आप इनका, अब देखो ये जो आइगन वेक्टर्स आपको मिले हैं ना, आप भले इनका कुछ नाम दे सकते हो, चलो आप इसको x2 कह दो, इसको x3 कह दो। ठीक है, तो शेष सभी अन्य जो आइगन वेक्टर्स होंगे उसी आइगन वैल्यू λ/2 के करस्पॉन्डिंग जो शेष अन्य आइगन वेक्टर्स होंगे वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस की मदद से तैयार होंगे। तो कैसे तैयार होंगे दोस्तों, चलिए उनके लिए अपने को कुछ स्केलर्स लेने होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए वो स्केलर्स जो हैं उनका अपने को नामकरण करना पड़ेगा। चलो मैं एक स्केलर ले लेता हूँ, एक स्केलर यू भी ले लो आप स्केलर, या कुछ भी आप स्केलर k1 k2 ले लो। पिछले वाले में अपन क्या लिए थे, पिछले वाले में अपन k1 लिए थे क्या। ठीक है, चलो याद तो आ नहीं रहा है, चलो इसमें आप स्केलर k2 ले लो, उसमें क्या है x2 है तो k2 ले लो, और x3 है तो k3 ले लो। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप तैयार करोगे ना, तो शेष अन्य जो आइगन वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से दिए जा सकते हैं। यानी कि कैसे, देखो ये k2 हो गया, x2 आप किसको बोल रहे हो, -1 0 2 को बोल रहे हो, प्लस k3, x3 आप किसको बोल रहे हो, 1 2 0 को बोल रहे हो। इस तरीके से गुणा करोगे तो हो जाएगा -k2 0 2 -k2 0 2k2, और इधर हो जाएगा k3 2k3 0, है ना दोस्तों। अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका -k2 प्लस k3, पहला पहला जुड़ा, 2k3 2k2, इस तरीके से। अब यहाँ आप k2 k3 की वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार जो रखना है वो रखो, और बहुत सारे आइगन वेक्टर्स आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये चीजों को समझना है दोस्तों, बहुत सरल है, बहुत ही इजी है। इस तरह से आपको किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आपको पता करने दोस्तों। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, और इसी तरह से बाकी सवालों को प्रैक्टिस करके देखिएगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।